तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज से मैं हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ और ये हिंदी की क्लासेस किस एग्जाम को टारगेट करेंगी। तो आप किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, साथ में अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो, है ना, तो भी ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बहुत बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। देखिए, ये क्लासेज उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी जो ताज़ा ताज़ा किसी एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हैं, है ना, जो अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और जो बिगिनर है ना। अगर वो इस सीक्वेंस वे में हिंदी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको एक सीक्वेंस वे में हिंदी की प्रॉपर क्लास, प्रॉपर नोट्स आपको मिलते रहेंगे, है ना। और जो पहले कहीं से तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा एक ही कहना होगा, अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप बेशक इन क्लासों को कर लेना, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलेंगी, आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें हम हिंदी की, जैसे किसी भी एग्जाम आप सबको पता है कि मैं गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछी जाती है, उसी तरह से हिंदी भी पूछी जाती है। ठीक है, देखो हिंदी क्या है। अब हिंदी क्यों पूछी जाती है, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। ठीक है, गणित हमारा क्या है? गणित हमारा विषय है, हिंदी एक भाषा है। अच्छा, भाषा की क्यों जरूरत पड़ी? भाषा की क्यों जरूरत पड़ी कि ये स्टेट पुलिस के एग्जाम में पूछी जाती है हिंदी के तौर पर? तो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब भाषा है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा क्या है ना। भाषा हमारे विचारों का, भाषा हमारे विचारों का क्या है? हमारे विचारों का स्पष्ट, हमारे विचारों का स्पष्ट आदान प्रदान करने का क्या है? एक माध्यम है, एक जरिया है कि हम अपने भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाते हैं, है ना। ये तो रही भाषा की बात। अब भाषा को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? भाषा को समझने के लिए हमें इसके व्याकरण को समझना होगा। क्या समझना होगा? भाषा को समझने के लिए हमें इसके व्याकरण को समझना होगा। ठीक है, अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है किसी, व्याकरण हमें यह सिखाता है कि किसी भाषा को किस तरह से लिखा जाता है, उसके लिखने का ढंग, उसके बोलने का तरीका हमें सिखाता है। ठीक है, ये सिखाता है हमें व्याकरण, यानी क्या? लिखना, बोलना, ये हमें भाषा व्याकरण सिखाता है। अब कैसे सिखाता है? देखिए, व्याकरण जो है वो भाषा के शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, उसको बोलने और भाषा का अच्छा ज्ञान हमें तभी होगा जब हम इसके व्याकरण को जान लेंगे। आप इतनी बात नोट डाउन करके रख लेना। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं व्याकरण की तो लिखिए डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने के ज्ञान का जो शास्त्र है उसे ही व्याकरण कहा जाता है ना। और जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। देखो, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है ना, ज्ञाता, उसे क्या कहा जाता है? वैयाकरण। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, वैयाकरण कहा जाता है। अब इतनी बात आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहाँ से आपको जो बताऊंगा कि हम हिंदी को कैसे पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। देखो, हम अपनी हिंदी को तीन तरह से बांट के पढ़ते, तीन खंडों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। वो तीन खंड कौन कौन से हैं? तो पहला खंड होगा इसका, पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं ना। पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे एक सीक्वेंस में। खंड ख और खंड ग। देखो, खंड ग में खंड क, यानी पहले खंड में हम इसके व्याकरण को समझेंगे। किसको समझेंगे? व्याकरण को।
ठीक है। खंडिका में हम शब्द, वाक्य इन्हें समझेंगे, और इसमें तो हम अपने साहित्य को समझेंगे, हिंदी साहित्य को। ठीक है। अब क्या क्या सिलेबस है, व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, आप ये लिख लीजिए कि व्याकरण में हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला। क्या रहेगा? वर्णमाला। पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद हम एक सीक्वेंस वे में हर एक टॉपिक को एक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, है ना। पहला टॉपिक वर्णमाला, दूसरा टॉपिक संज्ञा, तीसरा टॉपिक सर्वनाम। इस सिलेबस को आप अच्छे से लिख लेना और कहीं पर चिपका लेना। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उस पर आप टिक लगाते जाना कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका हमने रिवीजन कर लिया है ना। संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद आएगा विशेषण। विशेषण के बाद पांचवा टॉपिक आएगा हमारा, पांचवा टॉपिक आएगा क्रिया। क्रिया के बाद छठवां टॉपिक आप ये मान लेना कि अव्यय। अव्यय के बाद हमारा सातवां टॉपिक होगा संधि। संधि के बाद हमारा आठवां टॉपिक होगा समास। संधि के बाद आठवां टॉपिक होगा समास। समास के बाद हमारा नौवां टॉपिक होगा हमारा विराम चिन्ह, उपसर्ग। विराम चिन्हों को मैं पहले ही करा दूंगा आपको, है ना, वर्णमाला के साथ ही कर लेंगे। हमें विराम चिन्हों को हम वर्णमाला के साथ ही कर लेंगे, तो यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं। विराम चिन्ह हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपके उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद 10वां टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या, 10वां टॉपिक हो जाएगा हमारा वर्तनी। ये वर्तनी वैसे अगर शब्दों में दिखाया, शब्दों में चला जाएगा, है ना, वर्तनी को हम वहां रख लेंगे। और वर्णमाला में हम पढ़ लेंगे क्या, इसके लिंग, लिंग के बारे में, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है ना, काल, कारक, ये अलग अलग टॉपिक है। लिंग, वचन, काल, कारक, ये अलग अलग टॉपिक हैं, तो हम मिलाकर ही पढ़ लेंगे, है ना। ये तो पढ़ना है पढ़ेंगे व्याकरण में, और इसमें आपको वही शब्दों के बारे में जानना है, जैसे आपकी वर्तनी हुई, है ना, वर्तनी हुई आपकी, और वाक्य हुआ, जैसे वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द। जितना सिलेबस मैं आपको कराऊंगा एक सीक्वेंस में, आप उतना कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, कहीं से भी, किसी भी टीचर से देखना, फिर आपकी हिंदी कितना स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आप तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव अनेकार्थी शब्द, तत्सम, वैसे तो हम इसे व्याकरण में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहीं पूरा सिलेबस ही पढ़ना है तो इसे कहीं भी रख लो। तत्सम तद्भव होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका एक और बच्चा समश्रुति भिन्नार्थक अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक, क्या बोलते हैं उसे, भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ लेंगे, ठीक है। श्रुति सम या समश्रुति भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्दों को जान लेंगे। और इसमें हम अपने
अब पठित गद्यांश को भी समझ लेंगे। अब पठित गद्यांश, देखो गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न पूछ लेता है एक ही गद्यांश से। पठित गद्यांश, ठीक है। इसी में हम अपने पढ़ लेंगे रस छंद अलंकार को। रस छंद अलंकार को भी हम इसी में पढ़ लेंगे। और यहाँ अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हम इसमें पहले तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानेंगे। हिंदी का विकास, हिंदी का विकास, हिंदी का इतिहास, ठीक है। विकास इतिहास, इसमें हम आप कह सकते हैं कि जो रचना वगैरह हैं, रचनाएं, ठीक है, लेखक, ठीक है, और आप पुरस्कार भी इसी में पढ़ लेंगे हिंदी साहित्य में। और जैसे कुछ प्रमुख पंक्तियां भी होती हैं। तो इस तरह से हमें अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर इसे लिख लेना है ना। यहाँ आपको रस छंद अलंकार दिख नहीं रहा होगा, है ना, इसे यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ रस छंद वो अलंकार, ये 3 टॉपिक हैं। रस अलग टॉपिक है, छंद अलग टॉपिक और अलंकार अलग टॉपिक है ना। इन्हें बहुत ही स्मूथली और शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे अपना व्याकरण। व्याकरण में कौन सा टॉपिक? वर्णमाला। कौन सा टॉपिक? वर्णमाला। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक हम अपना शुरू करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक शुरू करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको इतने शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, नोट्स भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नोट्स चाहेंगे तो। पर मेरा मानना यह है कि अगर आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगा, अपनी समझ के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपको याद रहेंगे, है ना। देखिए वर्णमाला की बात करें, व्याकरण की परिभाषा मैंने भी आपको बता दी कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने और ज्ञान कराने के शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैयाकरण। देखिए वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है ना। वर्णमाला की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। वर्णमाला जो होती है वो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहती है। इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और अब मैं अपनी मानक हिंदी की बात करें, अपनी मानक हिंदी की बात करें ना, तो वर्णमाला में, मानक हिंदी में देखो 2 तरह के वर्ड मिलते हैं आपको। 45 वर्ड मिलेंगे आपको उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। मानक हिंदी में लिख देता हूं पूरा, देखो मानक हिंदी वर्णमाला की बात करें हम, अगर हम अपनी मानक हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसमें 2 तरह के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। पहला 45 वर्ड, 45 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के अनुसार। उच्चारण के अनुसार आपको 45 वर्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या, जिसमें क्या 10 स्वर होते हैं आपके। क्या होते हैं आपके? 10 स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं। और 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं।
दूसरा, इसमें 52 वर्ड भी आपको देखने को मिलते हैं, 52 वर्ड। वो किसके आधार पर होते हैं? लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। ये कैसे कैसे होती हैं, तो इन्हें आप लिख लेना। ये होते हैं 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 होती हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। 11 स्वर होते हैं, ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर दिख जाएगा, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और 2 होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कैटेगराइज करेंगे वर्णमाला को 2 भागों में, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से समझना। ये तो वह वर्णमाला है ना। अभी मैंने आपको ये बताया था कि हमारी हिंदी क्या है, हमारी हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्या है? हमारे विचारों का स्पष्ट आदान प्रदान करने का क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है। जब हम हिंदी के खंड में जाएंगे ना, तो हिंदी के विकास को बहुत अच्छे से जानेंगे, जिसमें हम भाषा के बारे में और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। भाषा के बारे में और डिटेल से जानेंगे, तो आप निश्चिंत पेशेंस रखिएगा उस समय का आने का, है ना। अब देखिए, हम अपनी वर्णमाला को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको भाषा की इकाई भी बताऊंगा, लेकिन जब हम विकास पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बताना आपको और अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए, है ना। देखिए, बात करें कि भाषा की, अगर आपसे ये पूछा जाए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप 2 शब्दों को जानते होंगे, ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं। तो मैं आपको अक्षर वो वर्ड में अंतर बता देता हूँ आपको। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अक्षर और वर्ड में क्या अंतर होता है, देखो, जो हमारे अक्षर होते हैं ना, अक्षर आप इसके मीनिंग से ही समझ जाओगे। अक्षर यानी जिसका क्षर नहीं किया जा सकता, जिसका क्षर नहीं किया जा सके, वही क्या है? अक्षर है। अच्छा, अक्षर क्या है? जो ध्वनि हमारे मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जो ध्वनि, ये इसकी डेफिनेशन है समझने के लिए। जो ध्वनि, कौन सी ध्वनि? जो मेरे अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्वनि ही है, वो आकाश में व्याप्त हो रही है। अगर जिन्हें मैं अगर बोर्ड पर लिखता जा रहा हूँ, तो समझ लेना कि ये लिखित ध्वनि है ना। जो ध्वनि मुख से निकलकर जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती हैं, और उससे क्या कहते हैं? अक्षर कहती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर, ध्वनि क्या होती है फिर, है ना। ध्वनि क्या होती है? पहले हम वर्ड को जान लेते हैं कि वर्ड क्या होता है। देखो, जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं ना, हमारी ध्वनि को ही अगर लिखित रूप दे दें, हमारी ध्वनि को ही मुख से निकलने वाली ध्वनि को, अगर जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि मुख से
निकलने वाली मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखित रूप, कैसा रूप? लिखित रूप। लिखित रूप अगर हम दे देते हैं, लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। जैसे मैंने एक ध्वनि बोली क, ठीक है, अगर मैं इसे लिख दूंगा यहाँ पर तो ये हो गया वर्ण, समझ गए? ठीक है, क ख, ये क्या है? हमारे वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ठीक है, अक्षर जो होता है, अक्षर वर्ण देखे जाए, देखो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ध्वनि क्या है? तो ध्वनि हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। अब यहाँ पर आप इस हैश लगा के 3-4 पॉइंट लिख लीजिए, इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे, कौन सी? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई? मौखिक इकाई। तो वो है आपकी ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे, भाषा की सबसे छोटी अगर लिखित इकाई पूछे तो आपका आंसर होगा वर्ण, क्योंकि ध्वनियों के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, है ना? देखिए, और यहाँ पर एक और मैं आपको, वो तो वैसे जब हम शब्द पढ़ेंगे तो जान लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछे कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ये तो सबसे छोटी लिखित इकाई है और ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई है, लेकिन अगर ये पूछिए कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका आंसर होगा शब्द। शब्द क्या होते हैं? जब हम शब्दों के बारे में जानेंगे तो वहां पर मैं आपको शब्दों की डेफिनेशन दे दूंगा कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों की, ठीक है, वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और वर्णों का एक सार्थक क्रम होना चाहिए। वर्णों का एक सार्थक क्रम ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है ना? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप कहीं पर लिख लेना। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम अपने वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे एक तो हमारा स्वर हुआ, दूसरा हमारा व्यंजन हुआ, है ना? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आपको मेरी हैंड राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी, और आप निश्चित रहिएगा, जो भी बिगनर है और जो एक सीक्वेंस में हिंदी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का कंटेंट अच्छा लगा हो, ये समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर वे में हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना? और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होती रहे। थैंक यू।